नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक गठबंधन की सरकार कोलिएशन गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी सभी परीक्षाओं में जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी या स्टेट की किसी भी स्टेट की परीक्षा दे रहे हो आप, पीसीएस वगैरह की, या आप टीचर की वैकेंसी के लिए परीक्षा दे रहे हों, या आप बीए, एमए आदि कुछ भी जैसे कर रहे हो, तो वहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन की सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, हर जगह पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पढ़ने का किस तरीके से पढ़ेंगे हम, इसका एक तरीका देख लेते हैं। तो इसको पढ़ने में सबसे पहले हम इसकी अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे, फिर इसकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भारत में गठबंधन की जो सरकारें हैं उनका एक विवरण देखेंगे छोटा सा, फिर इसके गुण और इसके अवगुण यानी दोष इसके देखेंगे कि गठबंधन सरकार के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, ठीक है। तो इस कड़ी में जो है हम लोग आज ये पार्ट 1 देखेंगे, कुछ चीज़ें इसमें हम पढ़ लेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें कुछ चीज़ें उसमें हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, गठबंधन की सरकार है क्या। तो इसकी अर्थ एवं परिभाषा से शुरू करते हैं हम। तो गठबंधन सरकार का अर्थ जानने की कोशिश करें तो कोलिशन शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा आप, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है साथ चलना अथवा साथ साथ बढ़ना, यानी कि एक दूसरे से मिल करके चलना। कुल मिलाकर एक दूसरे से हाथ मिला करके चलना है ना, एक दूसरे के साथ जो है सामंजस्य बैठाल करके चलना, ठीक है। मतलब एक दूसरे से मिल के चलना या विकसित होना, ठीक है ना। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है साथ चलना अथवा साथ साथ बढ़ना या विकसित होना। इसके बाद है कोलिशन का हिंदी अर्थ गठबंधन है। इसका हिंदी अर्थ क्या है, गठबंधन है, जिसका अर्थ विभिन्न भागों को एक काया में संयुक्त करना। गठबंधन का अर्थ क्या है कि विभिन्न भागों का मतलब है कि जैसे अलग अलग चीज़ें हों उनको एक साथ संयुक्त करना, जैसे अलग अलग चीज़ें हों तो उनको एक साथ संयुक्त करना। जैसे मान लीजिए 4 बॉल्स हैं, ये अलग अलग हैं, इनको एक साथ संयुक्त करके एक बना देना, ठीक है, या इनको एक साथ संयुक्त करके एक बना देना, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये तो जो एक शब्द है गठबंधन का, उसका जो है एक सिंपल सा शब्दों में अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए इसका राजनीतिक वे में क्या अर्थ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो राजनीतिक अर्थों में देखा जाए तो राजनीतिक अर्थों में गठबंधन का अर्थ है कि अलग राजनीतिक दलों का, ठीक है ना, अलग अलग राजनीतिक दलों का आपस में एकजुट होकर गठबंधन बनाना, ठीक है ना। जैसे अलग अलग राजनीतिक दल हैं, तो हमारे भारत में सबसे बड़े बड़े दल जो केंद्रीय दल हैं, जैसे कि आपकी बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, है ना, बीएसपी हो गई आदि, इस तरीके की बड़ी बड़ी जो भी दल हैं, इनका क्या है कि एकजुट होकर जो है एक साथ जो है एक गठबंधन बना लेना, ठीक है ना। तो यही राजनीतिक अर्थों में इसका अर्थ होगा। इसके आगे है कि गठबंधन का राजनीति अथवा गठबंधन सरकार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा को कैसे समझेंगे। तो देखिएगा कि जब कुछ राजनीतिक दल, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो आप गठबंधन समझ जाएंगे। जब कुछ राजनीतिक दल, ठीक है ना, राजनीतिक दल क्या क्या, जैसे बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस ईटीसी, राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं और एक साझा सहमति आधारित कार्यक्रम एजेंडे के आधार पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। क्या है कि मान लीजिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेके देखें कि मान लीजिए यहाँ आपका यूपी में मान लीजिए जैसे अभी चुनाव जस्ट चल ही रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कौन कौन से राजनीतिक दल हैं। तो देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एक राजनीतिक दल है आपकी बीजेपी, ठीक है ना, भाजपा, एक है आपकी कांग्रेस, ठीक है ना, एक कांग्रेस है, एक है आपकी सपा, ठीक, एक सपा हो गई, और एक आपकी बीएसपी मान लीजिए, ठीक है ना, एक बीएसपी हो गई। अब यहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव अभी चल रहा है, जस्ट आपका है ना, अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो विधानसभा में कुल सीटें यहाँ पर 403 हैं, ठीक है ना, 403 हैं। अभी 404 यहाँ हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या है, एंग्लो इंडियन वाला जो एक सीट थी, एंग्लो बंगाली वाला करके जो है एक सीट थी, उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर भी 403 सीटें जो हैं प्रेजेंट टाइम में हैं। तो अब अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो 403 सीटें हैं, ध्यान से समझिएगा, 403 सीटें हैं। अब ये मान लीजिए 4 दल जो है आपके चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन 403 सीट में आपको कितनी सीटें मिल जाएं किसी पार्टी को कि वो सरकार बना लेगी। तो 403 में 403 का आधा कर दीजिए, आप इधर देखिएगा, आप 403 का आधा कर दीजिए और +1, यही जीत के लिए सीटें आवश्यक होंगी। तो 403 को अगर हम आधा कर देंगे तो यहाँ आपका लगभग 200 जो है 202 मान लीजिए, ठीक है ना, 202 सीटें मान लीजिए। तो यहाँ पर गठबंधन के लिए 202 सीटें जो है, गठबंधन सॉरी, यहाँ पर सरकार बनाने के लिए 203 या
203 अगर सीट आपको मिल गई, ठीक, 203 सीटें अगर आपको मिल गई तो वो पार्टी जो है सरकार बना लेगी। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी ने अगर टोटल 203 सीटें अगर गेन कर ली, तो यानी कि जीतने के लिए कितना चाहिए था, 203, तो 203 ही अगर उसने गेन किया तो वो पार्टी जो है सत्ता में आ जाएगी और अपनी सरकार बना लेगी। ठीक, सपोज़ 203 से ज़्यादा बना लिए, मान लीजिए अगर 203 से ज़्यादा हो गई, मान लीजिए 210 या प्लस जितना भी हो जाएंगे वो अच्छा ही है। सपोज़ मान लीजिए कि ये 203 अगर मतलब ये एक लिमिट है कि यहाँ तक होना चाहिए, मतलब 203 सीटें मिलेंगी तभी जो है सरकार बनेगी। मान लीजिए 203 यहाँ नहीं है, यहाँ पर बीजेपी 150 सीटें जो है गेन करती है अगर, ठीक है, समझते जाइएगा, अगर 150 सीटें गेन करती है और साथ ही साथ क्या है कि कांग्रेस यहाँ पर मान लीजिए 50 सीटें गेन कर रही है, सपा जो है मान लीजिए ये 40 सीटें गेन कर रही है, बीएसपी मान लीजिए 30 सीट गेन कर रही है। अब क्या होगा कि चूंकि जीतने के लिए टोटल सीटें चाहिए कितनी आपको, 203 सीटें चाहिए, है ना, 203 सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टी देखिए 203 सीट नहीं ला पाई। क्यों? क्योंकि अब अभी तो हम लोग मतलब एक सरकार की बात समझ रहे थे, अब क्या है कि 203 सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कितना पा रही है, 150, और ये 50, सपा जो है 40 और बीएसपी जो है 30 सीटें। अब क्या होगा कि किसी ना किसी पार्टी को जो है आपस में मिलना पड़ेगा, तभी तो 203 सीटें पूरी होंगी ना। जो लिमिट है, एक जीतने की जो लिमिट है वो 203 है, चूँकि यहाँ 150 है, सबसे ज़्यादा इनका बढ़ रहा है बीजेपी का, तो अब ये चाहें तो इनमें से किसी के साथ भी मिल करके ये पार्टी जो है सरकार बना सकती है। मान लीजिए सपा जो है, ठीक है ना, सपा मिल जा रही है या कांग्रेस मान लीजिए मिल जा रही है, कोई भी एक मिल जाती है, तो 150 और 50 200 हो जा रहे हैं। मान लीजिए कि सपा और बसपा जो है आपसे बीजेपी से मिल जा रहे हैं, मान लीजिए बीजेपी प्लस सपा प्लस बसपा, ये तीनों पार्टियां मान लीजिए मिल गई। अब क्या हो रहा है कि 150 जो है बीजेपी की सीट, सपा की कितनी 40 सीटें थी और जो है बसपा की 30 सीटें, तो टोटल कितनी हो गई, तो जोड़ लेंगे तो 4 3 7 5 12, 220 सीटें टोटल हो जाएंगी। यानी कि अब क्या हो रहा है कि चाहिए कितनी थी, 203 लिमिट थी और बन कितनी जा रही है, 220। यानी कि अब इस गठबंधन के साथ ये जो मिल करके आपस में इन्होंने सीटें जोड़ी हैं और सरकार अब ये बना सकते हैं, अब ये सरकार बना लेंगे। जब ये सरकार बनेगी ना तो यही तो गठबंधन की सरकार है। गठबंधन कैसे, क्योंकि बीजेपी सपा और बसपा आपस में क्या हुई हैं, मिल गई हैं, तभी तो इसको गठबंधन कहते हैं। तो ये गठबंधन हो गया, मतलब आपस में मिलजुल कर जो है एक सरकार बना लेना राजनीतिक रूप में, उसी को गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यही तो कह रहा था कि जब कुछ राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, वही जैसे बीजेपी और सपा और बसपा मान लीजिए मिल गए। बीजेपी को मिले थे आपको कितना, 150 हमने माना था, और सपा को 40 माना था, और बीएसपी को 30 सीटें मानी थी। टोटल चाहिए कितनी थी, 203, और बन कितनी रही है, 220, यानी 220, बल्कि और प्लस ही हो रही है सीट। अब ये क्या थी, आपस में मिल गई, तो यही मिलना ही तो गठबंधन है, यही मिलना ही तो गठबंधन है ना। यही तो ये कह रहा है कि राजनीतिक दल के सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं और एक साझा सहमति आधारित कार्यक्रम एजेंडे के आधार पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। अब जब बीजेपी सपा और बसपा आपस में मिल करके सरकार बनाएंगे, गठबंधन की सरकार ये कहलाएगी, ठीक है। जब ये सरकार बनाएंगे तो मान लीजिए बीजेपी की मेजॉरिटी है, 150 सीटें ज़्यादा हैं, मतलब इन लोगों से तो ज़्यादा ही है ना, तो ये मेजॉरिटी में है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब चूंकि अगर ये गठबंधन किए हैं इनके साथ, तो इनकी बातें भी मानना पड़ेगा, इनके व्यूज़ भी लेना पड़ेगा, दूसरे दल के भी व्यूज़ लेना पड़ेगा। भाई क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी सीटें इनके साथ साझा की हैं, है ना, तो आपस में साझा किए हैं ये सीटें, तभी तो सरकार बना पाई है बीजेपी, है ना। तो अब क्या है कि इनके मंत्री और इनके मंत्री सब मिल करके साझा कार्यक्रम के रूप में कार्य करेगा, किसी एक पार्टी का व्यू यहाँ पर नहीं चलेगा। अब क्या है कि तीनों पार्टियों का व्यू चलेगा। तो यही बात तो यहाँ कह रहा है कि सहमति आधारित कार्यक्रम एजेंडे के आधार पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, तब इस व्यवस्था को गठबंधन राजनीति अथवा गठबंधन सरकार के रूप में वर्णित कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा, मैं फिर बताने की कोशिश करूँगा। आगे देख लेते हैं, गठबंधन की स्थिति आधुनिक संसदों एवं विधायिकाओं में तब बनती है जब एक दल सदन में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है। देखिए वही बात हुई ना, कि वही देखिए एक ही उदाहरण से बहुत सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे बीजेपी थी और सपा थी और बीएसपी थी मान लीजिए, तो कह रहा है कि अब 203 सीट यहाँ चाहिए थी यूपी में ना, 403 में मान लीजिए 203 सीटें चाहिए था, मैं बढ़ा कर ही बता रहा हूँ, हाँ 202 सीट में ही हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या कहते हैं कि गठबंधन की स्थिति में आधुनिक संसदों एवं विधायिकाओं, ठीक है ना, आधुनिक संसदों एवं विधायिकाओं तब में बनती है जब एक दल सदन में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ पर इसने 150 सीट ली थी और इन्होंने पाई थी 40 सीट और इन्होंने पाई थी 30 सीटें। अब क्या है, जीत के लिए चाहिए था 203 सीट और जबकि यहाँ पर बीजेपी जो सबसे अधिक सीट पाई हुई है वो है 150। तो अब जीतने के लिए चाहिए था 203, यानी बहुमत, इसी को बोलते हैं बहुमत प्राप्त करना, ठीक है। अगर ये 203 सीटें बीजेपी यहाँ पर प्राप्त कर लेती या कोई भी दल प्राप्त कर लेता तो वो बहुमत में आ जाती है ना। जो मतलब जो लिमिट है जीतने की, उस लिमिट को कोई उतनी सीटें पा लेता है या उससे पार कर लेता है तो क्या कहलाता है कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है, उस दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा किसी भी दल ने नहीं किया है। जो है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 150 सीटें हैं आपकी, जो है सपा के पास हैं, बीजेपी के पास 150 सीटें हैं और सपा के पास 40 सीटें हैं और बीएसपी के पास 30 सीटें हैं। कह रहा है एक सदन में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है जब दो या अधिक दल आपस में मिलकर बहुमत बनाते हैं। अब देखिए, अब सरकार चूंकि बनाना ही पड़ेगा, है ना, गवर्नमेंट तो यूपी में बनाना ही पड़ेगा। अब क्या है कि जब दो या अधिक दल, अब यहाँ पर देखिए दो नहीं, दो से अधिक दल हैं, तो बीजेपी सपा और बसपा के साथ क्या कर रही है, आपस में मिल ले रही है, ठीक है। दल आपस में मिलकर बहुमत बनाते हैं। तब अब ये क्या करेंगे, अब ये आपस में अपनी सीटें जोड़ लेंगे। जब आपस में अपनी सीटें जोड़ लेंगे तो ये 220 सीट हो जाएगी। अब देखिए, बहुमत के लिए चाहिए थे 203 और हो गई हैं कितनी, 220, यानी इन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया। लेकिन कैसे, जब ये आपस में मिले, जब आपस में हाथ मिलाए और जब ये आपस में मिल गए तब क्या किया इन्होंने कि 220 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त कर लिया। आगे देखेंगे, और एक साझा कार्यक्रम तय करके गठबंधन की सरकार बनाने की पहल करते हैं। अब आपस में मिलेंगे तो किसी एजेंडे के साथ ही तो मिलेंगे। तो बीजेपी का कुछ एजेंडा रहेगा, बोलेगा भाई अब चूंकि एक सरकार बनानी है तो सपा से बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि आइए चलिए कोई बात नहीं है, नोक झोंक तो होती रहती है, लेकिन क्या है, हम लोगों को सरकार बनानी है और राजनीति करनी है। चूँकि शासन चलाना ज़रूरी है और जो है शासन के लिए ये है कि हमें बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा। तो आप जब तक नहीं मिलेंगे हमसे तब तक हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो बीजेपी अपना एजेंडा बताती है, देखिए हमारे ये एजेंडे हैं, आपका एजेंडा क्या है आप बता दीजिए, आपका एजेंडा क्या है आप बता दीजिए, हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे और समझ लेंगे कि किन किन एजेंडों को शामिल किया जाएगा। तो आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में एक साझा कार्यक्रम बना रहे हैं, है ना, आपस में क्या कर रहे हैं, एक साझा कार्यक्रम तय कर रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं। यही तो ये कह रहा है नीचे इसमें परिभाषा में, ठीक है ना, कि एक साझा कार्यक्रम तय करके गठबंधन की सरकार बनाने की पहल करते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दल अपनी अपनी नीतियों में बड़े फेरबदल या उनसे समझौता किए बिना ऐसे मुद्दों पर एकजुट होते हैं जिन पर साथ मिलकर काम किया जा सकता है। अब देखिए, चूंकि ये आपस में मिल रहे हैं ना, ये आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में मिल रहे हैं, आपस में मिल करके जो है ये क्या कर रहे हैं कि ये सरकार बना रहे हैं, गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, ये गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। तो अब क्या है कि अब ऐसा तो नहीं बीजेपी अपने ही मुद्दों को खाली लेकर चलेगी, उसको तो सपा के मुद्दों को भी समझना पड़ेगा, बसपा के मुद्दों को भी समझना पड़ेगा, है ना। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि नीतियों में फेरबदल करना पड़ जाएगा। अब हो सकता है बीजेपी ये सोच रही हो कि हम अगर जीतेंगे तो हम अपने एजेंडे ऐसे से रखेंगे, लेकिन जब अगर यहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी तब सपा और बसपा इनके एजेंडों को भी शामिल करने पड़ेंगे। अपना व्यू जो है, इनका व्यू जो है अब चेंज करना पड़ेगा, है ना। चेंज करेंगे तभी तो गठबंधन हो पाएगा भाई, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा ना। कुल मिला के देखिए, सामंजस्य वाली बात हो जाती है, सामंजस्य वाली बात हो जाती है, मिलजुल कर जिसको बोलते हैं, मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ परिभाषा में कह रहा है, इतना समझ में आया होगा। एक और छोटा सी देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे जो है इसकी विशेषताएं बाद में हम पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि गठबंधन एक सहकारी व्यवस्था की ओर इंगित करता है जिसके अंतर्गत अलग अलग राजनीतिक दल सरकार या मंत्रिपरिषद गठन करते हैं। ये क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि सहकारी व्यवस्था मतलब साथ में मिलकर चलने की व्यवस्था। भाई साथ में मिलकर चलने की व्यवस्था, यही तो सहकारी व्यवस्था हो गई ना। ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में अपनी सीटों को साझा कर रहे हैं, अपनी सीटें साझा कर रहे हैं, अपने एजेंडे साझा कर रहे हैं, ठीक है, अपने व्यूज़ जो है चेंज करके अपने व्यूज़ को साझा कर रहे हैं ना, और अपने मंत्रियों की जो बातें हैं या जो उनका एजेंडा था, ये सारी चीज़ें ये आपस में साझा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि एक गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। यही तो कह रहा है कि गठबंधन एक सहकारी व्यवस्था की ओर इंगित करता है। सहकारी व्यवस्था तो है ही है, जब सारे भी लोगों के व्यूज़ मिल गए, एजेंडा मिल गए, उनके कार्यों को एक रूपता दी जाएगी ना। हो सकता है ये कोई और कार्य का एजेंडा लेकर आए हों कि भाई हम जीत जाएंगे तो हम ये कार्य करवाएंगे, हम इतनी नौकरियाँ दे देंगे। ये कोई और एजेंडा लेकर आए हों, हम इतनी नौकरियां दे देंगे, या हम पानी की व्यवस्था कर देंगे, या ये कोई और एजेंडा लाए हों कि हम शौचालय की व्यवस्था कर देंगे, या हम घर घर में पानी की व्यवस्था, अच्छे मतलब पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे। ऐसे करके मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं जो है
तो अब क्या है कि इन सब के जो एजेंडे हैं इन सबको शामिल किया जाएगा और उनमें देखा जाएगा कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं, उस एजेंडे पर अब काम किया जाएगा। मतलब सबके व्यूज़ को एक बना करके, सबके व्यूज़ को एक बना करके अब जो है एक साझा व्यू बनाया जाएगा, ना कि 3 व्यू, ठीक है ना। अब चूंकि गठबंधन किए हैं, आपस में मिले हैं, तो एक व्यू बनाना पड़ेगा। यही कह रहा है कि जिसके अंतर्गत अलग अलग राजनीतिक दल सरकार या मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। और छोटी से एक और परिभाषा देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। गठबंधन लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय सरकार की एक ऐसी परिघटना है। बहुदलीय सरकार, ठीक है ना। बहुदलीय का मतलब वही कई दल एक साथ, जैसे बीजेपी और सपा और बीएसपी। देखिए इसी से बार बार आप समझ जाएंगे, बहुदलीय सरकार है ना, बहुदल तो है ही है, कई दल हो गए, 1 2 3 दल हो गए। बहुदलीय सरकार की एक ऐसी परिघटना है जिसमें अनेक अल्पमत वाले दल सरकार, अनेक अल्पमत वाले मतलब जो कम मत पाए हुए हैं, कम सीटें पाए हैं वाले दल सरकार चलाने के लिए उद्देश्य से आपस में हाथ मिलाते हैं। चूँकि इनको भी तो शासन की सत्ता की जो है लालच है ना, इनको भी तो वही चाहिए, इनको भी वही चाहिए, ठीक है। दल कोई भी हो, वो चाहते हैं कि हम शासन करें, हम अपने अनुरूप जो है जनता को लाभ पहुंचाएं। कोई भी दल यही चाहता है, ठीक है। तो अब जो अल्पमत पाए हैं तो वो ये सोचेंगे कुछ नहीं से ये अच्छा है कि हम क्या करें कि आपस में, भाई ये हमको न्योता दे रहे हैं तो हम क्या करें कि हम गठबंधन कर लें। भाई कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है, तभी तो ये क्या है कि चूँकि अगर ये मिलेंगे नहीं तो वहाँ पर सरकार नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी, फिर अल्पमत की सरकार बन जाएगी। तब अल्पमत की सरकार में क्या है, फिर जो है इसको छोटे छोटे जो है कार्यक्रमों के साथ, मतलब छोटे छोटे जो अन्य दल हैं उनका बहुमत लेना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है कि अनेक अल्पमत वाले दल सरकार चलाने के उद्देश्य से आपस में हाथ मिला लेते हैं। तो अभी ये सारे दल जो है आपस में मिल जा रहे हैं। गठबंधन तब अस्तित्व में आता है जब सदन में अनेक अलग थलग पड़े समूह अपने मतभेदों को बुलाकर एक साझा कार्यक्रम के आधार पर आपस में मिलकर बहुमत का निर्माण करते हैं। सेम चीज़ वही है ना कि अपना व्यू है भाई, वो जब देखिए जब चुनाव होता है तो एक दूसरे पर छींटाकशी चलती ही रहती है, ठीक है ना। बीजेपी बोलेगी कि वो उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने कुछ नहीं किया। सपा जो है इन पे तौहीन करेगी, नहीं आपने ऐसा कहा था, इन्होंने कोई एजेंडा नहीं किया। बसपा सपा पे करेगी कि इन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब एक दूसरे पर जो है छींटाकशी या जो भी है, चूँकि ये राजनीतिक रूप होता है, यही कार्य ही होता है इस तरीके से, जो चूँकि अपनी बातें दिखाने, जनता को सुनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी ही पड़ेंगी ताकि जनता उनकी ओर जो है उनके व्यू को समझे और देखे, है ना। उनको किसी ना किसी तरीके से इनको दिखाना ही है। तो यही चीज़ है कि आपस में अब जब ये सरकार बनाएंगे तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये क्या करेंगे कि आपस में जो है एक दूसरे से लड़ाई करके थोड़ी सरकार बना सकते हैं। अगर एक साथ आ रहे हैं तो एक साथ आने का मतलब है कि आपसी मतभेद को भुलाना होगा, तभी तो गठबंधन हो पाएगा। 150 और 40 और 30 सीटों का, तभी तो 220 सीटें बनेंगी और तभी तो जो 403 में जो 203 सीटों का बहुमत था वो प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो आपसी मतभेद तो भुलाना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि सदन में अनेक अलग थलग पड़े समूह अपने मतभेदों को भुलाकर एक साझा कार्यक्रम के आधार पर आपस में मिलजुल कर बहुमत का निर्माण करते हैं, ठीक। आशा करते हैं कि ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसकी अर्थ एवं परिभाषा देख ली है, ठीक है ना। इसकी अर्थ और परिभाषा को समझने की कोशिश की है। अब अगले वीडियो में हम इसकी विशेषता और इसका भारत में विकास जो है, गठबंधन की सरकारों का जो विकास हुआ, कैसे कहाँ से आए, ये देखेंगे। इसके बाद इसके गुण और अवगुण या दोष, इसको देखने की कोशिश करेंगे। इतना अगर अच्छा लगा हो आपको तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा, अभी ये वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि गठबंधन की जो सरकार है, गठबंधन क्या चीज़ है, सरल शब्दों में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो चलती रहेगी और ये आपके हर परीक्षा में काम आने वाला है, हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। और अगर नहीं भी काम आता है तो भी इंडियन सिटीज़न होने के नाते, अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हैं, अगर एक आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं ना, तो भी आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि गठबंधन की सरकार या कोalition की गवर्नमेंट होती क्या है, ठीक है ना। इसीलिए ये चैप्टर में आपके BA MA 10th 12th आदि क्लासेस में ये जो है रखा जाता है कि आप इसको समझें। यहाँ तक कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा क्यों? ये गठबंधन की सरकार कोई कहीं सुनाई बातें नहीं है, ये ऐसा होता है हमारे यहाँ, है ना। ये हमारे यहाँ शासन की प्रक्रिया है, ये हमारे शासन और सरकार चलाने की प्रक्रिया है ना। इसलिए ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अगर नहीं भी किसी एग्ज़ाम में आता है तो भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि गठबंधन की सरकार होती क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है। भले से आप इसके गुण अवगुण ना जानें, लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है। और अगर आप
अगर आप एक मतदाता हैं, है ना, आप अगर एक मतदाता हैं तब तो आप इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि 18+ जितने भी मेरे मित्र भाई बहन हैं सभी देख रहे होंगे, आप सब इसको ज़रूर लाइक करिएगा। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ना कि परीक्षा की दृष्टि से बल्कि सिटीज़न होने की दृष्टि से भी। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी इसकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोशल नोट। दोस्तों, हम लोग गठबंधन की सरकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से उसकी अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हमने समझा था। ठीक है, तो उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। गठबंधन की सरकार का क्या अर्थ था कि जब एक से अधिक दल, है ना, जब एक से अधिक दल जो है क्या करते हैं, आपस में समायोजन करते हैं, ठीक है, या जो है आपस में मिलते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं, तब सरकार जो बनती है उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात थी जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। जिन्होंने ना देखा हो वो जा करके इसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखेंगे आपको तो समझ में आएगा। तो आज हम इसकी विशेषताएं और भारत में गठबंधन सरकारों का जो एक शुरुआत हुई वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे आज। तो गठबंधन सरकार की विशेषताएं अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले है कि गठबंधन का अर्थ है कि कम से कम 2 सहयोगी हों। कितने 2 सहयोगी? कम से कम। भाई गठबंधन कैसे बनेगा? मान लीजिए एक ही दल है, मान लीजिए एक दल है बीजेपी और इसको बहुमत नहीं मिली है, तो क्या ये अकेले ही जो है सरकार बना लेंगे? नहीं, तो किसी ना किसी से तो इनको जो है आपस में मिलना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी पार्टी है, तो बी पार्टी के साथ जब साझा करेंगे तभी तो जो है ये बहुमत पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हो सकता है सी पार्टी से भी साझा करना पड़ जाए। तो कह रहा है कम से कम 2 सहयोगी होने चाहिए। तो कम से कम 2 सहयोगी होंगे तभी वो गठबंधन की सरकार बनती है। ठीक है, इसके बाद है अगला, गठबंधन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मिलन। विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मिलन क्यों बोल रहा है? विशिष्ट हित मतलब जैसे ए और बी पार्टी है और इन्होंने मिलाकर अपनी गठबंधन की सरकार बना ली है। ठीक है, गठबंधन की सरकार बना ली है। अब कुछ इनके भी जो है हित होंगे, मतलब कुछ इनके विचारधाराएं होंगी, कुछ इनके विचार होंगे, कुछ इनके कार्य अपने सोचे होंगे इन्होंने, कुछ इनके अपने कार्य सोचे होंगे। अब क्या है, दोनों को आपस में संयोजन करके, मतलब मिलजुल करके जो है हितों को जो है बनाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल अस्थायी तौर पे होता है। कैसे अस्थायी है? मान लीजिए बी ने अपना समर्थन हटा लिया तो ये अस्थायी हो गया ना, ये तो सरकार फिर टूट जाएगी। क्या होगी? सरकार फिर टूट जाएगी, ये तो अस्थायी हो गया। इसीलिए कह रहा है कि विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मिलन है, मतलब इनके हित, इनके भी हित जो बहुत इंपॉर्टेंट हित है वो मिल करके क्या कर रहे हैं, ये लोग आपस में उसके आधार पर गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि विशिष्ट हितों के अस्थायी सम्मिलन है ये गठबंधन की सरकार, है ना। अगला देखेंगे, कह रहे हैं कि गठबंधन राजनीति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होती है, क्योंकि गठबंधन में शामिल दल और समूह विघटित होते रहते हैं नए समूह बनाने के लिए। कह रहे हैं कि गठबंधन राजनीति स्थिर नहीं हो बल्कि गतिशील होती है। भाई गठबंधन की राजनीति है, मान लीजिए ए, बी और सी पार्टियां जो हैं, इन लोगों ने मिल करके क्या किया है, इन लोगों के मिलने से ही क्या हुआ है कि बहुमत मिला है। ठीक है, इन लोगों के मिलने से ही बहुमत प्राप्त हुआ है, तब जाकर के क्या हुआ है, गठबंधन की सरकार बन पाई है, गठबंधन की सरकार बन पाई है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि गठबंधन राजनीति स्थिर नहीं होती है। बिल्कुल स्थिर नहीं है। मान लीजिए यहाँ से सी ने जो है अपना समर्थन हटा लिया तो क्या होगा? अब क्या होगा कि भाई अब किसी और को या तो ये ऐड करें, भाई एक बार सरकार बन गई तो अब ये किसी या तो किसी को ऐड करे या तो फिर सरकार अपनी गिरा दें, है ना। इस तरीके से क्या है, ये विघटित हो सकती है। फिर कह रहा है क्योंकि गठबंधन में शामिल दल समूह विघटित होते रहते हैं। भाई इसमें से मान लीजिए सी के कुछ नेता हैं, बोल रहे भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम जा रहे हैं, ये जा कर के जो है अपना हट गए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कोई कह रहा भाई हम नहीं रहेंगे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये भी हट गए। तो क्या हो रहा है, घटते बढ़ते रह रहे हैं। भाई इनके दल में भी तो काफ़ी नेता होंगे ना, तो उनमें कुछ नेता, मान लीजिए किसी ने अपने बोला हम इस सीट से हम हट रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं या कुछ भी जो भी है, तो वो हटते मतलब विघटित होते रहते हैं।
नए और मिलते रहते हैं। अब ये सब मान लो यहाँ से कुछ लोग हटे, यहाँ से कुछ लोग हटे, ये लोग आकर के क्या किए, अपना अपना एक दल बना लिए, अलग दल बना लिए, बोले हम लोग अपना अलग दल बनाएंगे। वही कह रहा है कि गठबंधन राजनीति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होती है ना, क्योंकि गठबंधन में शामिल दल समूह विघटित होते हैं नए समूह बनाने के लिए। अगला देखेंगे, अगला है कि गठबंधन राजनीति का आधार समझौता है। बिल्कुल भाई, जब ये एक पार्टी और बी पार्टी और सी पार्टी आपस में मिलेगी तो किसी समझौते के आधार पे ही मिलेगी ना। ये समझौता ही करके क्या है सरकार बनाएंगे, ये समझौता ही करके सरकार बनाएंगे। बिना समझौते के आपस में सरकार नहीं, क्यों? क्योंकि सभी एक दूसरे के विरोधी न थे। सभी एक दूसरे, चुनाव जब इन्होंने लड़ा तो सभी एक दूसरे के विरोधी थे भाई। सभी का अपना एजेंडा था, सभी का अपना एजेंडा था, सभी अपने अपने एजेंडे पर चुनाव लड़े थे। लेकिन अब इनको समझौता क्यों करना पड़ रहा है गठबंधन सरकार, मतलब सरकार बनाने के लिए? भाई सरकार बनाना ज़रूरी है ना, सरकार बनाना ज़रूरी है। सरकार नहीं बनेगी तो कोई मतलब नहीं हुआ भाई। ये चाहे मतलब ये अगर इतनी सीटें पाए हैं कि जितनी से बहुमत ना मिले तो कोई मतलब नहीं है इनका सीट जीतने का, है ना। तब क्या करेंगे? तब इनको तो भाई क्या है कि बी और सी से हो सकता है इनसे सहायता लेनी पड़े या समझौता करना पड़े। तो समझौता करेंगे तभी तो ये गठबंधन करेंगे आपस में ना। अब वो समझौता अलग अलग तरीके का हो सकता है, ठीक, वो एक अलग बात है। कैसा समझौता होता है, क्या होता है, ये पार्टियों की बात है आपस की, ठीक है ना, ऐसा जो है। लेकिन क्या है कि जो हित होते हैं सभी के एजेंडे वही, भाई सरकार का या किसी दल का एजेंडा क्या होगा, किसके प्रति होता है? तो नागरिकों के प्रति होता है ना। जो उस देश के नागरिक हैं, जो मान लीजिए यूपी में अगर चुनाव हो रहा है तो यूपी का चुनाव जो है, मान लीजिए बीजेपी लड़ती है, सपा लड़ती है, बसपा लड़ती है, आप लड़ती है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही एजेंडे तैयार करेगी ना। कि जैसे कि कानपुर में हम मेट्रो का संचालन करेंगे तो संचालन चल भी रहा है, ठीक है। हम ये रोड बनाएंगे, इससे ये होगा, हम ये डैम बनाएंगे। इस तरीके से कई चीज़ें जो है अपने अलग अलग एजेंडे हैं, वहाँ के नागरिकों के लिए एजेंडे होते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। एक अच्छा, गठबंधन राजनीति का आधार समझौता है और अपरिवर्तनीय राजनीतिक आग्रहों का इनमें कोई स्थान नहीं है। मतलब कि इसमें कोई भी जो है अपरिवर्तनीय राजनीतिक आग्रह नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी अपरिवर्तनीय राजनीतिक आग्रह नहीं किए जाते हैं, ठीक। क्योंकि ये समझौते के आधार पर जो है ये सरकार बनती है, इसीलिए इसको गठबंधन की सरकार बोलते हैं, है ना, ठीक। अगला पॉइंट देख लेंगे कि एक गठबंधन सरकार न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर, कितना न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करती है, जो कि आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सहभागी दल के लिए आदर्श हो। अब मान लीजिए कि जो वही ए और बी और सी ने मिलकर जो है क्या की कि गठबंधन की सरकार बना ली, गठबंधन की सरकार बना लिया इन्होंने, ठीक। अब गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो ये न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करेंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि भाई इनके अलग हित होंगे, इनके अलग हित होंगे, इनके अलग हित होंगे। ये अपने इनके जो वोटर्स हैं उनके हिसाब से ये सोचे होंगे। इनके जो वोटर्स हैं, इनके जो सहयोगी हैं, वो इनके अपने आधार पर सोचा होगा, इन्होंने अपने आधार पर सोचा होगा, ठीक है। अब चूंकि सामंजस्य करना है भाई, गठबंधन करना है, तो तीनों लोगों का जो मिला जुला करके बनाएंगे तो वो न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर ही तो होगा, है ना। कोई भी बड़ी चीज़ ऐसी जो कि मतलब बने कि सबके लिए ना हो तो वो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए न्यूनतम कार्यक्रम। और वो जो बनता भी है उसमें भी जो कार्यक्रम ये बनाते हैं या जो कार्य होता है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक सहभागी दल के लिए आदर्श ही हो। मान लीजिए कोई ऐसा कार्यक्रम इन्होंने बनाया, ऐसा कार्यक्रम मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा इनका था, ए वाले का मान लीजिए 150 सीटें थीं, बाकी लोगों की कम सीटें थीं, तो इन्होंने मान लीजिए गठबंधन करके सरकार अपनी प्रपोज कर दी, बना लिए, गठबंधन की सरकार इन्होंने बना लिया है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं ये एक जो है कार्य कर रहे हैं, वो कार्य क्या है, जो वो कार्यक्रम रखा है वो हो सकता है बी के लिए सही हो लेकिन सी के लिए सही ना हो, ठीक। बी के लिए सही हो, सी के लिए भाई ज़रूरी नहीं है ना। अब देखिए छोटी सी बात समझिए, मान लीजिए कि इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें, चलिए इंडिया में अगर मान लीजिए केवल हम छोटी सी बात करें, मान लीजिए 200 जो है पीपल हैं, 200 लोग हैं, मान लीजिए 200 लोग हैं और यहाँ पार्टियाँ हैं ए बी सी डी, ठीक। तो क्या ज़रूरी है कि सब ए वाले को ही वोट देंगे? नहीं ना। कोई ज़रूरी है कि बी वाले को वोट दें, कोई ज़रूरी सी, कोई ज़रूरी है कि डी, नहीं। सब अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं,
वो हर तरीके से वोटर्स हर तरीके से सोचता है कि यार मेरे लिए ए वाला ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पिछली बार काम किया था, या हो सकता है नई पार्टी है तो काम करेगी। बी वाले कुछ लोग देंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि भाई बी वाला जो है काफ़ी टाइम से काम करते अच्छा चला आ रहा है। या फिर सी वाले को देंगे कि जो है ये दोनों पार्टियां हमने देख लिया है, सी वाली पार्टी नहीं देखी है, अब की बार इसको दिया जाए और देखते हैं कि ये क्या कार्य करता है। इस तरीके से डी भी चुन सकता है कोई। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब एजेंडा ए ने बनाया हो या बी ने बनाया हो, सी ने बनाया, डी ने बनाया हो, वो सबको पसंद आ जाए। तो सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। उसी तरीके से मान लीजिए जो पार्टियां हैं, पार्टियां भी तो अपना एजेंडा बना रही हैं ना, पार्टियां भी तो लोगों के लिए एजेंडा बना रही हैं। जब इनको इनके चुनने का अधिकार है, मतलब अपने दल के लोगों को, अपने जो है नेताओं को चुनने का अधिकार है लोगों को, तो ये नेता भी तो जो एजेंडे देते हैं इनके आधार को सोच कर ही देते हैं ना, तभी तो आप इनको वोट देते हैं। भाई देश हित में ही तो वोट दे रहे हैं ना, कि आप यही सोचेंगे कि जिससे हमारा विकास हो सके, हमारे समाज का विकास हो सके, ठीक है, देश हित में कार्य हो, तभी तो उसी व्यक्ति को तो वोट दिया जाता है ना। तो अब क्या है कि ये मान लीजिए इनका एजेंडा था 1 2 3, हो सकता है इनका 2 एजेंडा बिल्कुल सही हो। यहाँ इनका एजेंडा था 1 ए 2, और यहाँ पर सी इनका एजेंडा था। इनका एजेंडा जो है बिल्कुल अलग था, एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा एजेंडा है, 2 और 2 एजेंडा यहाँ पर मैच खा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी 2 टाइप का एजेंडा नहीं है। तो हो सकता है, वही चीज़ कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ये कार्य करने का आधार है, मतलब जो कार्य किया जाता है न्यूनतम कार्यक्रमों का, वो प्रत्येक सहभागी दल के लिए आदर्श हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए भी आदर्श हो, ठीक। तो मतलब जो भी ये जो गठबंधन की सरकार होती है ना, वो थोड़ी सी अस्थायी सरकार होती है। अस्थायी मतलब रूप में ये बनती है, इसीलिए कहते हैं कि अस्थायी होती है, अधिकतर अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि बहुत खींचातानी होती है उसमें, ठीक। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगला देखेंगे, गठबंधन की राजनीति में विचारधारा का नहीं बल्कि व्यवहारिकता का प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ है कि ए और बी और सी किसी एजेंडे को लेकर, मतलब अपनी 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 विचारधारा के आधार पर जो है, कहीं पर धर्म की राजनीति हो रही है, कहीं पर जाति की राजनीति हो। राजनीति के अलग अलग प्रकार होते हैं, कहीं कहीं धर्म की हो रही है, कहीं जाति की हो रही है, कहीं कार्य की राजनीति हो रही है। मतलब अलग अलग तरीके की राजनीति बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर के लोकसभा के चुनाव तक अलग अलग टाइप के एजेंडे, अलग अलग टाइप के जो हैं सारी चीज़ें होती हैं। ग्राम सभा के चुनाव में पता नहीं क्या क्या होता है, किस तरीके का चुनाव होता है, ठीक है। जो भी आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होंगे, आप सबको अच्छे से पता है कि वहाँ पर किस तरीके की राजनीति होती है। लोकसभा के क्षेत्र में, लोकसभा चूँकि बहुत बड़ा चुनाव है, तो यहाँ पर अलग टाइप की राजनीति है, ठीक है। तो अलग अलग एजेंडे, अलग अलग टाइप से जो है ये चुनाव होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग एजेंडे रहते हैं उस टाइप के, लेकिन सबका एक ही मतलब मेन रहता है कि जहाँ पर पीपल, मतलब लोगों को जो है विकास हो सके, समाज का भी विकास हो सके, देश का विकास हो सके, ठीक है। उस टाइप की जो है चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि हो सकता है एक की जो विचारधारा थी, बी की जो विचारधारा, सी की विचारधारा से अब यहाँ पर मतलब नहीं रह जाए। क्यों? क्योंकि ये तो आपस में गठबंधन कर लिए हैं। अब क्या है, अब व्यवहारिकता में कौन सी चीज़ ऐसी है जो जनता, मतलब इनकी जनता और इनकी जनता, तीनों की जनता के लिए, जो लोगों ने इन तीनों लोगों को वोट दिया है, वो सही हो तीनों के लिए, उसी का वही कार्य जो है किया जाएगा। बस सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, ठीक। तो अगला पॉइंट क्या है कि गठबंधन राजनीति विचारधारा का नहीं बल्कि व्यवहारिकता का प्रयोग किया जाता है। अच्छा पॉइंट है। अगला देख लेंगे कि गठबंधन समायोजन का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है। भाई सिंपल सी बात है कि गठबंधन किस लिए किया जा रहा है। गठबंधन इसलिए किया जा रहा है कि जो है इनका ए और बी क्यों मिले हैं और सी क्यों मिले हैं भाई, कि सत्ता प्राप्त करने के लिए तो बने हैं, सरकार बनाने के लिए है ना। तो सत्ता को प्राप्ति करने के लिए ही तो गठबंधन किया गया है, तभी तो गठबंधन किए हैं। तो वही कह रहे हैं कि गठबंधन समायोजन का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था जो है आपका गठबंधन सरकार की विशेषताएं, ठीक। मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ करके नोट डाउन कर सकें, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में गठबंधन का जो सरकारें हैं उसके बारे में, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में वो हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। मित्रों, हम लोग गठबंधन की सरकार यानी कोalition गवर्नमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने उसका अर्थ और उसकी विशेषताओं को अभी तक हमने 2 वीडियोज़ में पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम लोग जो है जो इंडिया में जो है गठबंधन की सरकारें बनी हैं, उनका गठन मतलब उनका विकास थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत में गठबंधन सरकार का गठन। तो भारत में पहले 4 लोकसभा चुनावों, ठीक है, सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? 1952। ये तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। कब हुआ था? 1952 है ना। तो पहले 4 लोकसभा चुनाव में ये हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोकसभा की बात करेंगे इसलिए क्योंकि पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे देश परिप्रेक्ष्य में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं, मतलब जैसे यूपी हो गया, इन सब में भी तो कई बार गठबंधन सरकारें बन चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है, चूँकि इसलिए हम स्टेट का सेंटर का लेकर चल रहे हैं। तो लोकसभा की बात करेंगे। तो पहले 4 लोकसभा चुनाव में 1952, 1957, 1962, 1967, नोट डाउन कीजिएगा, फैक्ट है, में कांग्रेस पार्टी लगातार आवश्यक बहुमत के साथ सरकार बनाती रही, ठीक है ना। अब अच्छा, अब कमेंट में आप लोग बताइएगा कि लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं जो है आपके संसद के लिए, मतलब इनमें कितनी सीटें हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा, ठीक है। तो इन 4 लोकसभा के चुनावों में जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने आवश्यक बहुमत के साथ क्या किया था? सरकार बनाया था लगातार, ठीक। लगातार 4 बार जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। जब 1969 में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी में बिखराव हुआ, ठीक है ना। 1969 में कुछ ऐसा हो गया था कि बिखराव हुआ, मतलब आपसी मनमुटाव था कुछ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी में। ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हुआ तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अल्पमत सरकार ने सीपीआई, डीएमके तथा अन्य दलों के बाहरी समर्थन से सरकार चलाने में सफल रही थी, ठीक है। जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अल्पमत सरकार से जो है सीपीआई और डीएमके और अन्य कुछ दल थे, उनका समर्थन प्राप्त किया और वो सरकार चलाती रही। 1969 की ये बात है। मतलब कि क्या हुआ कि 1969 में थोड़ी सी कांग्रेस क्या हुई? धड़ाम हुई। क्यों? क्योंकि आपसी थोड़ा बहुत मतभेद हो जाने के कारण कुछ लोग इधर उधर भी हो गए। लेकिन वहाँ पर जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने सीपीआई, डीएमके और अन्य दल थे, उनके समर्थन से क्या किया? अपनी सरकार चलाती रहीं। इसके बाद क्या हुआ कि 1971 के चुनाव में पुनः कांग्रेस पार्टी जीत हासिल की और फिर एक दल की बहुमत सरकार बन गई। अब क्या बीच में देखिए 1969 में कांग्रेस लड़खड़ा गई, ठीक है। अभी देखिए, अभी कहीं भी गठबंधन की बात नहीं आ रही है। अभी क्या हो रहा है? यहाँ पर पूर्ण बहुमत, यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत, यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत और यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत, ठीक है ना। फिर 1969 में थोड़ी सी लड़खड़ाती है, अल्पमत बन जाता है। अल्पमत की सरकार के कारण यहाँ पर सीपीआई, डीएमके और जो अन्य दल थे, उनका समर्थन लेकर के ये सरकार चलाती रहीं इंदिरा गांधी जी, ठीक है। इसके बाद 1979 में जब फिर आम चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उसमें फिर से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से जो है एक दल की सरकार में, जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा तो वो एक दल की ही तो सरकार बनेगी ना, ठीक है ना। ये चीज़ समझ रहे हैं? एक दल की सरकार बन गई, जैसे कांग्रेस की ही सरकार बन गई, भाई पूर्ण बहुमत मिल गया तो एक दल की सरकार यहाँ पर बनेगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन 1979 में कांग्रेस की पराजय हुई। जब अगला आम चुनाव हुआ लोकसभा का, तब 1979 में कांग्रेस क्या हुई है? हार जाती है। उसके बाद से ही केंद्र में कई गठबंधन सरकारें बनती रहीं। इसके बाद से क्या हुआ कि कांग्रेस 1979, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो है शुरू हो जाता है। 1979 के बाद से कांग्रेस जब हार जाती है तो केंद्र में कई गठबंधन सरकारें उसके बाद बनती रही हैं। फिर जैसे आगे देखेंगे कि 1977 से 79 में जनता पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ सहयोगी से प्रथम बार केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई। याद रखिएगा
कि 1977 से 79 में जनता पार्टी ने, किसने, जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों के सहयोग से प्रथम बार जो है, पहली बार जो है केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ठीक है ना, जिसमें कौन प्रधानमंत्री बनता है, प्राइम मिनिस्टर। गठबंधन की सरकार कौन बना रही है, जनता पार्टी। गठबंधन की सरकार बना रही जनता पार्टी, और मोरारजी देसाई क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक कांग्रेसी नेता थे। अब देखिए यहाँ पर ये जनता पार्टी जो है सरकार बना रही है, जनता पार्टी सरकार बना रही है गठबंधन की, ठीक है ना, याद रखेंगे। और जिसमें जो मोरारजी देसाई थे, आपके जो मोरारजी देसाई थे, वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनते थे। और ये किस पार्टी से थे, तो ये कांग्रेस की पार्टी से थे, है ना, ये कांग्रेस की पार्टी से थे। क्यों, क्योंकि जो वहाँ पर टूट हुई थी, ऊपर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा, तो वहाँ पर टूट हुई थी, वहीं से मोरारजी देसाई अलग हुए थे। ठीक, इसके बाद गठबंधन की सरकारें बनती रहीं। ठीक है ना, इसका बाकी एक चार्ट विवरण है, वो जो है कभी समय मिलता है तो मैं उसको एक वीडियो में डाल दूंगा। हालांकि आपके लिए इतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आगे, गठबंधन सरकार के गुण और लाभ को समझने की कोशिश करते हैं। तो गठबंधन सरकार के गुण और लाभ हैं कि सरकार के संचालन में विपरीत हितों, मतलब इसके लाभ क्या क्या हैं, सरकार के संचालन में विपरीत हितों के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ता है। सरकार विभिन्न समूहों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक माध्यम का कार्य करती है, साथ ही शिकायतों का निवारण भी करती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मतलब अलग अलग जो पार्टीज़ हैं, अलग अलग पार्टियों के साथ क्या है, आपस में सामंजस्य बैठा कर के क्या करते हैं कि सरकार चलाते हैं। अब इससे क्या होता है कि अधिक क्षेत्र जो है कवर हो जाता है। मान लीजिए ए को 200 लोगों ने वोट दिया, बी को 100 लोगों ने वोट दिया, सी को जो है मान लीजिए 125 लोगों ने वोट दिया, तो इससे क्या हुआ, अधिक एरिया कवर हो गया ना। मान लीजिए सपोज़ ए पार्टी अगर मेजॉरिटी में होती तो हो सकता है 250 वोट, अगर मेजॉरिटी थी तो 250 वोट की अगर बहुमत होती, तब भी जो है घाटा हो जाता कि 200, 300, 400, 420 टोटल लोग में और 250 लोगों में काफ़ी अंतर हो जाता। अगर ए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती तो 250 लोगों का ही समर्थन था मान लीजिए। बाकी अगर गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, गठबंधन की सरकार बन रही है, तो यहाँ 400 लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा है एक तरीके से, है ना। हो सकता है नहीं समझ में आया होगा आपको, चलिए अभी आगे आएगा तो और अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो सरकार के संचालन में विपरीत हितों के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ता है। भाई इनके अलग हित, इनका अलग हित है, इनका अलग हित है, तो आपस सामंजस्य बैठाल कर ही कार्य करेंगे। ये सरकार विभिन्न समूहों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक माध्यम का कार्य करती है, साथ ही शिकायतों का निवारण भी करती है। भाई सरकार तो है ही इसी के लिए, सरकार मतलब क्या, जनता, मतलब जनता के लिए, जनता का जो शासन करवाने के लिए हम ही तो चुनते हैं सरकार को, है ना। वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत विविधताओं वाला देश है, भिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, जातियाँ, धर्म और समूह यहाँ उपस्थित हैं और इन सबका प्रतिनिधित्व गठबंधन सरकार में होता है। बिल्कुल सही बात है, गठबंधन सरकार है। वही चीज़ ए और बी और सी, मान लीजिए किसी क्षेत्र से ये लोग जीत रहे हैं, किसी क्षेत्र से ये लोग जीते हैं, किसी क्षेत्र से ये लोग जो है सीटें पा रहे हैं, लेकिन किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई है। तो ये क्या किए, आपस में जो है गठबंधन कर लिया उन्होंने, और गठबंधन करके इन्होंने क्या किया, अपनी सरकार बना ली। अब क्या है कि ये मान लीजिए किसी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ की भाषा, बोली, जाति अलग हो, इनके यहाँ से किसी के भाषा जो है, जाति या धर्म अलग हो सकता है, सी के यहाँ से भी अलग अलग हो। तो क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़े समाज का, एक बहुत बड़े जो है एरिया को ये कवर करेंगे ये लोग, है ना, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है। आगे है कि इन सब का प्रतिनिधित्व गठबंधन सरकार में होता है। अगर कहें तो गठबंधन सरकार एकल दल के मुकाबले कहीं व्यापक जनप्रतिनिधित्व करती है। वही चीज़ अभी मैं ऊपर जो आपको समझा रहा था कि ए, बी और सी अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं। तो भाई यूपी, मान लीजिए अगर लोकसभा का चुनाव है तो यूपी के लोगों का अलग कल्चर है, बी मतलब महाराष्ट्र के लोगों का अलग कल्चर है, सी अगर मान लीजिए राजस्थान है तो राजस्थान के लोगों का अलग कल्चर है। लेकिन अगर सही से जो है बहुमत नहीं मिलता तो ये आपस में क्या करेंगे, सभी लोग जो है अपनी अपने पार्टियों से
मतलब सीटों को कवर करेंगे और फिर क्या है कि सामंजस्य बैठाल करके आपस में गठबंधन करेंगे और सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, उसी को गठबंधन की सरकार बन कहते हैं। सपोज़ कि अगर ए वाली पार्टी जो थी, ये पार्टी मतलब यूपी का मतलब इसलिए बता दिया मैंने कि एक विशेष क्षेत्र का प्रभाव बहुत पड़ता है, ठीक है ना, कभी कभी उन सीटों पर उस क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। ज़रूरी नहीं है लेकिन ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है कि गठबंधन सरकार में क्या है, यहाँ पर अलग कल्चर अलग कल्चर अलग कल्चर। तो अब यहाँ पर यहाँ की जनता और यहाँ की जनता, यहाँ की जनता क्या हो रहा है, जब गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार तो इन सबका जो है, हालांकि सरकार तो पूरे भारत देश के लिए ही शासन करेगी, लेकिन इन सब का प्रतिनिधित्व और अधिक तौर पे होगा ना। हो सकता है कुछ और पार्टियां रह गई हों EF जो कि इनसे सहमत नहीं होते हों, ठीक है। तो होता है ना कि अधिक से अधिक लोगों को जो पसंद हो उसी की सरकार बनेगी, तो इसीलिए तो चुना जाता है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अभी हम लोग, गठबंधन सरकार में सर्वसहमति आधारित राजनीति को प्रश्रय मिलता है, क्योंकि गठबंधन सरकार में अलग अलग विचारधाराओं व एजेंडा वाले दल शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, A और B और C अलग अलग एजेंडे और विचारधाराओं के ही तो लोग हैं। इन लोगों ने अपने अपने जो है बातों को आपस में रखा है, समझा है, तभी तो ये गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, वही ये चीज़ कह रहा है। और ये सभी एक मतलब सहमत होते हैं एक बात पर कि हाँ चलो भाई, सब लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, सब लोगों के वोटरों का ध्यान रखा जाएगा, और आइए हम लोग क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं और शासन का कार्य शुरू करते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगला पॉइंट है, गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संघीय ढांचे को मजबूत बनाती है। बिल्कुल सही है। संघीय ढांचे प्रणाली में क्या है कि भाई सेंट्रल की गवर्नमेंट अगर बन रही है तो सेंट्रल में जितने भी जो है स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में अलग अलग तो चुनाव हो रहे हैं ना, अलग अलग। भाई लोकसभा का चुनाव जब होगा तो पूरे भारत देश में होगा, है ना, जितने स्टेट्स हैं उन सब जगह होगा। तो सब जगह होगा तो वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरीके से, अलग मतलब हर एक तरीके से जो है चुनाव में वरीयता देने की कोशिश की जाएगी। कहीं पर कोई पार्टी का वर्चस्व, कहीं पर किसी पार्टी का वर्चस्व होगा, ठीक है। तब जब अगर किसी को बहुमत नहीं मिलती है किसी दल को, तो वो क्या करेंगे, गठबंधन फिर बनाते हैं। गठबंधन बनाएंगे तो यही जो विचारधाराएं हैं, यही तो आपस में मिल करके क्या करेंगी कि सरकार बनाएंगी। तो इसलिए क्या हुआ, ये संघीय ढांचे को मजबूत बनाए। क्यों? क्योंकि आपस में मिलने का मौका मिलता है गठबंधन की सरकार में, ठीक है ना। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो मिलना ही पड़ेगा भाई, ठीक, सिंपल सी बात है। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, जब वो सरकार नहीं बनाएगी कोई पार्टी एक, तो उनको गठबंधन करना पड़ेगा, दूसरे से मिलना ही पड़ेगा। सपोज़ हमसे कोई कार्य नहीं हो पा रहा है ना, मान लीजिए कि हम एक बहुत भारी चीज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आदमी है ये जो है ये उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक, साथ में जो है यहाँ पर दो लोग और हैं, ठीक है। अब ये इससे उठ नहीं रहा है, ये भारी है, ठीक है। इनकी क्षमता है उठाने की केवल 50 kg और ये है 100 kg का, और इनकी क्षमता है उठाने की 30 kg और इनकी क्षमता उठाने की 40 kg। अब ये मान लीजिए 100 kg का है, तो ये तो इनसे उठेगा नहीं। अब ये क्या करेंगे, इनके पास जाएंगे, बोलेंगे भैया हमारे साथ मिल जाओ ज़रा, तो ये मिल जाते हैं। जब ये मिले तो 50 + 30 80 kg का इन लोगों ने उठा लेना है। 80 kg फिर भी अभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर 100 kg का है चूँकि, तब ये क्या करेंगे, भैया आप भी आ जाओ, थोड़ा हाथ लगा दो यार, उठा लेते हैं इसको। अब ये भी आ गए, तब इनका बल भी मिल गया, तो ये 40 kg की अपनी बल रखते हैं, तो कितना हो गया, 4 3 7 5 12 120 kg अब इनको उठाने की क्षमता मिल गई है। ये 100 ही kg था और यहाँ पर बल कितना आ गया इनके पास, 120 kg, तो अब ये आराम से इसको उठा लेंगे। सेम टू सेम वही चीज़ है कि ए पार्टी अगर बहुमत नहीं पाती है तो B या C या D अब इन लोगों से भी समर्थन प्राप्त कर सकती है। वो एक बस इतना हो कि वो एक पार्टी नहीं, एक पार्टी अगर बनाएगी सरकार तो वो पूर्ण बहुमत की हो जाएगी। जब एक से अधिक पार्टियां आपस में मिल जाएं, हो सकता है AB मिल जाएं, हो सकता है ABC मिल जाएं, हो सकता है ABCD चारों मिलकर बनाएं, ठीक। तो यही कह रहा है कि गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संघीय ढांचे को मजबूत बनाती है। अगला पॉइंट है, गठबंधन की सरकार निरंकुश शासन की संभावना को कम करती है। बिल्कुल सही बात है। निरंकुश शासन का मतलब निरंकुश आदमी कब होता है,
मान लीजिए कोई एक बड़ा सा जो है एरिया है, ठीक है, यहाँ पर बड़ा सा एरिया है और ये बहुत ही बलशाली आदमी है, ठीक, ये बहुत ही बलशाली आदमी, इसके पास बहुत पावर है, ठीक है, इसके पास बहुत पावर है। यहाँ पर ये छोटे छोटे लोग, इनके पास कोई पावर नहीं है, सपोज मतलब बहुत कम पावर है इनके पास, ठीक है, इनके पास बहुत कम पावर है, ये बहुत पावरफुल है और इनके पास पावर कम है, ठीक है। अब क्या है कि सपोज़ ये वाला आदमी यहाँ पर से निकल जाए, ये निकल जाता है, सपोज़ ये चला गया इधर, ठीक है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ, तो ये मान लीजिए चला गया इधर। अब क्या हुआ, इसकी जगह कोई और आया तो यहाँ से वो भी इधर आ गया। अब जब ये मान लीजिए आप अब देख रहे हैं कि अब तो ये बल इनके बराबर हो गया है, अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर यार एक आदमी ऐसा चाहिए जो इस जगह को चला सके, तो ये बोले यार ऐसा करते हैं, वो आदमी था तो हम लोग क्या करते हैं कि हम आप और आप, हम चारों लोग मिल जाते हैं, हम चारों लोग मिल जाएंगे, अगर ये इतने लोग मिल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस जो बलशाली आदमी था उसके बराबर हो जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं, ठीक, और करके अपना पावर एकत्रित कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये हो गए ना इनके बराबर, अब ये इनके बराबर, अब इन पर फिर ये मतलब जो है शासन करने लगेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि जो वो अकेला आदमी जब वो था तो वो क्या करता था, अपना मनमानी कर सकता था ना, वो बोलता था भाई ऐसे करो, तो सब डरते थे उससे, तो सभी वही काम करते थे। अब क्या है कि अब यहाँ तो 4 लोग हो गए, अब यहाँ जब 4 लोग हैं तो हो सकता है ये इनसे परिचित हो, ये इनसे परिचित हो, ये इनसे परिचित हो, ये इनसे परिचित हो, ऐसे ऐसे करके ज़्यादा लोग से मतलब ज़्यादा लोगों का मतलब एक समूह हो गया है। अब क्या होगा, बोलेंगे कि भाई हम ये अगर मान लीजिए तानाशाही करने की कोशिश या निरंकुश करने की मतलब अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, तो बाकी जो 3 लोग हैं वो बोलेंगे हम हट जाएंगे, हम समर्थन से हट जाएंगे, भाई हम अपना बल हटा लेंगे, अब आप समझो फिर। तो सीधी सी बात है, ये डर रहेगा, बोलेगा यार ये हट जाएगा तो फिर तो सब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर मुझे को जो है सब कहेंगे, तो ये क्या करेगा कि नहीं अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये वही सिंपल सी बात है कि निरंकुश होने का संभावना कम होती है, ठीक है ना। तो जब अधिक लोग होंगे तो वहाँ पर सबके हित की बात, सबके बल की बात की जाएगी, सिंपल सी बात ये है, ठीक। तो इसके आप लोगों ने गुण देखा है, अब इसकी हानियों को भी आइए समझ लेते हैं, इसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। अब है कि इसकी हानियाँ या कमजोरियाँ या अवगुण जो भी हैं, गठबंधन सरकार अस्थिर होती है, सिंपल सी बात है। एक से अधिक लोग वही आपस में अगर समझौता करेंगे, एक से अधिक लोग, तो कभी भी मान लीजिए मनमुटाव हुआ, ये अपनी बात मनवाने की कोशिश, मान लीजिए ये अपनी बात मनवाने की कोशिश अगर करता है तो हो सकता है इसको अच्छा ना लगे, हो सकता है इन लोगों को अच्छा लग रहा हो, और जब चारों लोगों के मिलने से ही वो चीज़ बन सकती है, वो पावर आ सकती है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हम जो है हट जाएंगे, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये 3 लोग जो है उतनी पावर नहीं आ पाएगी, तो ये जो है जीत जाएगा एक तरीके से, है ना। वही चीज़ कह रहे हैं, गठबंधन की सरकार अस्थिर होती है, क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसमें से हट जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर कह रहे हैं आगे कि प्रायः अल्पकालिक होती हैं, वही कम समय के लिए, क्योंकि दलीय मतभेद की संभावना अत्यधिक होती है, भाई वही तो है ना, दलीय मतभेद, दल में मतभेद हो जाएगा आपस में, तो अल्पकालिक सरकार हो जाएगी, अस्थिर सरकार हो जाएगी, कम समय के लिए सरकारें होती हैं एक्चुअली में, ये सब जो गठबंधन की सरकारें होती हैं, ठीक है। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका कमज़ोर होती है। जब एक दल की देखिए सरकार बनती है तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपने ही दल का नेता होता है, ठीक है, लेकिन जब कई लोगों से मिल करके बनेगी तो सब अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही समझेंगे, तब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का इतना बहुत बड़ा हाथ नहीं होगा ना, तब तो अब सब दलों से जो है बात करके ही वो कार्य किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर तो मान लीजिए बन ही गए इस दल के लोग, लेकिन फिर भी अब सबके हित की बात, सबसे जब तक सलाह मशवरा नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री की भूमिका कमज़ोर होती है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पूर्व गठबंधन सहयोगियों की सलाह लेनी पड़ती है, ठीक है ना। गठबंधन सहयोगियों की क्या करेंगे, सलाह लेनी पड़ेगी, इसलिए गठबंधन सहयोगी को प्रायः सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर के साथ ये जो गठबंधन के सहयोगी लोग हैं उनको भी सुपर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, नोट डाउन करिएगा ये। अगला देख लेंगे पॉइंट कि संचालन समिति अथवा समन्वय समिति ही गठबंधन सरकार में सुपर कैबिनेट के रूप में काम करती है, ठीक है ना। अब क्या है, जब चार दल है, 4 दल जब मिल करके कार्य करेंगे तो कुछ लोग इनके जो है
भाई एक समिति बनाएंगे ना, बोलेंगे भाई ये समिति है, यही कार्य करेगी, तो कुछ लोग इनके आ जाएंगे, कुछ लोग इनके, कुछ लोग इनके, कुछ लोग इनके आ जाएंगे। अब ये जो समन्वय समिति है या संचालन समिति है, ये तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग आ गए ना, इसके 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 इसके। तो वही कह रहा है कि अब ये सुपर कैबिनेट हो गई है, ठीक है ना, ये एक सुपर कैबिनेट हो जाएगी। इसी को ये सुपर कैबिनेट कह रहे हैं कि समन्वय समिति ही गठबंधन सरकार में सुपर कैबिनेट के रूप में काम करती है। समन्वय समिति का मतलब है कि इनके इनके लोग आपस में समन्वय करते हैं, यहाँ पर मतलब किसी कार्य को करने के लिए आपस में बातचीत करके उस कार्य को रूपरेखा रखते हैं या उसको संचालन करते हैं। तो ये समन्वय समिति ही अब क्या है कि कैबिनेट के रूप में काम करने लगती है, ठीक है। उसी को ये कहते हैं कि ये सुपर कैबिनेट के रूप में काम करती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल की भूमिका में कमी आ जाती है। इसीलिए जो है मंत्रिमंडल जो बनाया जाता है, भाई एक तरफ ये समन्वय समिति है, एक तरफ मंत्रिमंडल है, तो क्या मतलब है जब यहीं सब काम होना है, भाई इनका सबके हितों का ध्यान में रख कर ही बात होगी, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से जब बात जाएगी तब ये बात वही चीज़ करवाएंगे, यही चीज़ आगे बढ़ाएंगे जो है, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है, ठीक। देखते हैं अगला पॉइंट जो है, गठबंधन सरकार में सौदेबाजी की संभावना अत्यधिक होती है। सौदेबाजी की संभावना तो है ही है। वही ए बी और सी अगर बैठे हैं तो बोलेंगे भैया ये वाला कार्य करो, ये नहीं काम करोगे तो जो है हम हट जाएंगे, हम समर्थन हटा लेंगे, ये है वो है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मतलब कुल तरीके की सौदेबाजी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे बिना इनका काम नहीं चल पाएगा, इसलिए हम जो बोलेंगे इनको मानना ही पड़ेगा और इनको इस पर विचार करना ही पड़ेगा। इस तरीके की बातें होती रहती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों के नेता राष्ट्रीय नीतिगत मामलों में क्षेत्रीय कारकों को लेकर आते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। सही बात है। अब जहाँ पर एक मतलब केंद्र की बात हो रही है तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने सीटें जीती हैं उनसे भी कभी कभी गठबंधन कर जाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय हित के मामले होते हैं वहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्षेत्रीय कारकों को वहाँ पर लाके डालने लगते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसी चीज़ को ये कह रहा है। तो इससे क्या होगा, तो ये प्रभावित होगा ना, जो राष्ट्रीय नीतिगत मामले हैं वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है प्रभावित होगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टी में मतलब अलग अलग पार्टियां हैं, मतलब एक पार्टी तो है नहीं, अलग अलग पार्टियां हैं, तो लोग बढ़ेंगे तो जो है मंत्रिमंडल का आकार भी तो बड़ा होगा। भाई जब एक दल जीतता तो खाली वो चूज़ करके अपना कि भाई इनको ये बना दो, इनको ये बना दो, उनको ये नेता, उनको वो नेता बना दो, इनको ये कार्य दे दो, इनको ये कार्य दे दो, तो एक मंत्रिमंडल सिंपल सी बन जाती, चाहे तो जितनी बड़ी बना लेते। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि ज़्यादा लोग हैं तो मंत्रिमंडल का जाहिर सी बात है, ये बोलें भैया हमारे इस आदमी को ये चीज़ दो, ये भी बोलें भैया हमारे इस आदमी को ये कार्य चाहिए, हमारे इस आदमी को ये सीट चाहिए। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर फैक्ट वाली बात है, देखिएगा कि 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 99 थी, ठीक है ना। देखिए 1999 की जो गवर्नमेंट बनी हुई थी, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, ठीक है ना, उस सरकार में क्या था, मंत्रिपरिषद, वो भी गठबंधन की सरकार बनी थी उस समय, उसमें जो वहाँ पर मंत्रिपरिषद की संख्या थी वो 99 थी, याद रखिएगा। और इसे जंबो मिनिस्ट्री कहा जाता था। ये 99 सदस्य संख्या थी मंत्रिपरिषद की, इसको क्या कहते थे, जंबो मिनिस्ट्री, ठीक। ये फैक्ट अच्छा है, याद रखेंगे। अगला है पॉइंट कि गठबंधन सरकार के सदस्य प्रशासनिक विफलताओं या कमियों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। सही है, बल्कि एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं और अपने सामूहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से बचते रहते हैं। भाई क्या है कि जब ए बी सी और डी मिल करके जो है गवर्नमेंट बनाया है, इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई है, गवर्नमेंट बनाई है, कोalition गवर्नमेंट बनाई है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि हम काम ना करें और जो है फ़ायदा पूरा मिले हमको, है ना, काम ना करना पड़े। बी वाला सोच रहा है कि यार काम ना करना पड़े ज़्यादा और पैसा पूरा मिले, मतलब सुविधा पूरी मिले हमें। तो अब अगर एक लोग काम चोरी करेगा, देखा देखी ये भी करेंगे, फिर इनके लोग भी करेंगे। इस तरीके से क्या होगा
कि प्रशासन जो होगा वो विफल ही तो होगा, सफल कैसे हो सकता है फिर, जब भाई काम ही नहीं करेगा कोई। इसमें सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि भाई ये काम तुम कर लो यार, ये आप कर लो, ये आप कर लो, तो फिर कैसे काम होगा। वहाँ तो प्रशासन विफल होना ही होना है, और सरकार तो जानी ही जानी है, वही चीज़ कर रही है। और जब कोई काम बिगड़ जाएगा तो क्या कहेंगे, सब एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे। तो सी कहेगा नहीं ये काम तो बी को सौंपा गया था, ये तो बी का काम था, मेरा काम था ही नहीं, ये तो इस दल का काम था। ये कहेंगे नहीं इस दल का काम था। मतलब इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं, और अपने जो मतलब जाहिर सी बात है अपना जो इनका उत्तरदायित्व है उससे बचने की कोशिश करता है, और ये चाहते हैं कि सुविधा पूरी मिलती रहे और काम कुछ ना करना पड़े। तो गठबंधन की सरकार में ये सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो यहीं तक वीडियो था। तो हम लोगों ने अभी तक इस वीडियो में जो अर्थ था गठबंधन सरकार का अर्थ देखा, उसकी विशेषताएं देखी हैं, और भारत में जो गठबंधन की सरकार की शुरुआत थी उसको देखा है। फिर इसकी जो लाभ हैं गठबंधन सरकार के वो देखा अब हम लोगों ने, और इसके बाद जो इसकी हानियां हैं, इसके जो दोष हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा मुझे लगता है, और अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसमें मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।